जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। दोस्तों, कश्मीर हमेशा से ही भारत के लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा और हाल ही में इसको लेकर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम कश्मीर के पूरे इतिहास को एक नटशल में समझेंगे। किस तरह महाभारत काल से लेके कारगिल के युद्ध तक कश्मीर ने स्वर्णिम दौर भी देखा और रक्त रंजित इतिहास भी देखा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि कश्मीर के इतिहास का सोर्स क्या है। हम उसके इतिहास को ट्रेस कहाँ से करेंगे। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स दिखाई देते हैं। एक नीलमत पुराण जो कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है, और दूसरी कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी जो कि कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री 8th सेंचुरी एडी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। राज तरंगिणी सिर्फ और सिर्फ कल्हण पंडित द्वारा रचित नहीं थी। कल्हण पंडित के बाद कई और विद्वानों ने इस ग्रंथ को लिखना जारी रखा। जैसे कल्हण पंडित के बाद जॉन राजा के बाद श्रीवर के बाद प्रियभट्ट और उनके बाद भी कई। तो ये वो दो प्रमुख लिटरेचर्स हैं जिसकी मदद से हमें कश्मीर के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होती है। दोस्तों, जब कश्मीर की बात होती है, उसके प्राचीन इतिहास की बात होती है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर कश्मीर बना कैसे। और ये जानकारी हमको नीलमत पुराण की एक कहानी से प्राप्त होगी, जो कहानी है सतीसर की। दोस्तों, हजारों साल पहले पहाड़ों के बीच में इस वैली के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में जल का भराव था और यहां पर सिर्फ नाग जाति के लोग रहते थे। जब मैं नाग जाति की बात करता हूं तो मैं सांपों की बात नहीं कर रहा हूं। ये इंसानों की ही कोई जाति थी जो अपने नाम के आगे नाग शब्द का उपयोग करती थी। लेकिन ये इलाका बहुत ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन से जुड़ा हुआ नहीं था और बहुत कम लोग यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन इसी इलाके में एक राक्षस का उदय होता है जिसे जलोद्भव कहा जाता था। ये जलोद्भव नाग जाति के लोगों को परेशान करने लगता है और तब नाग जाति के लोग ऋषि कश्यप से मदद मांगते हैं, जो सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। सप्त ऋषि पहाड़ों को काट के इस जल से भरी हुई भूमि के जल को पहाड़ों से नीचे निकाल देते हैं, जिससे जलोद्भव नाम का राक्षस उसकी छुपने की जगह से बाहर आ जाता है और फिर देवताओं की मदद से उसका संहार कर दिया जाता है। इस तरह से कश्मीर के पहाड़ों के बीच में बसी हुई ये वादी रहने के लायक बनी। नाग जाति के साथ साथ ही और भी कई जातियों के लोग यहाँ पर आकर बसने लग गए और रहने लग गए और इस तरह से ये कश्मीर एग्जिस्टेंस में आता है। दोस्तों, शब्द कश्मीर का इतिहास क्या है? क्या ये कोई नया नाम है या ये प्राचीन काल का नाम है और ये नाम कैसे पड़ा? अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो उसको लेकर कुछ थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि क्योंकि कश्यप ऋषि ने ही कश्मीर को रहने लायक बनाया, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा। कुछ कहते हैं कि ये लैंड ऑफ ड्रेन्ड वाटर है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है कश और मीर, यानी कि पानी जिस जमीन से निष्कासित किया गया और जमीन रहने लायक बनाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि कश्यप मुनि के नाम पर इसे कश्यप मीर कहा गया, और कुछ क्योंकि पहाड़ आसपास बहुत हैं इसलिए कहते हैं कि कश्यप मेरू के नाम पर इसे कश्मीर कहा गया। दोस्तों, चाहे जो भी बात हो, एक बात यहाँ पे कॉमन निकल के आती है कि इस जगह का नाम ऋषि कश्यप के आधार पर ही, उनके नाम के आधार पर ही रखा गया था। बहुत सारे ऐसे प्राचीन लिटरेचर्स भी हमको मिलते हैं जिसमें हमको इसके कश्मीर नाम होने का जिक्र मिलता है। जैसे कि ग्रीक लिटरेचर्स में हमको कस्पेरिया नाम का जिक्र मिलता है। हुएनसांग के चाइनीज लिटरेचर में हमें इस जगह का नाम कैशमी लो मिलता है और पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें इसका नाम कश्मीर ही मिलता है। तो दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में कई राज्य हैं और कुछ 100 साल पहले उन राज्यों के वो नाम नहीं थे जो आज उनके नाम हैं। लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जो 5000 साल पहले भी कश्मीर के ही नाम से जानी जाती थी और आज भी वो कश्मीर के ही नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जब कश्मीर के इतिहास में महाभारत काल की बात आती है तो फिर यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, नीलमत पुराण राजा जन्मेजय और ऋषि वैश्वपायन के डायलॉग के ऊपर लिखी गई किताब है। इसमें
राजा जन्मेजय ऋषि वैशंपायन से पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध में जहां भारतीय उपमहाद्वीप के सभी राजाओं ने पार्टिसिपेट किया, कश्मीर के राजा उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। उसके जवाब में ऋषि वैशंपायन को जो कहानी बताते हैं वही कहानी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। दोस्तों, कहानी ये होती है कि महाभारत के युद्ध से कई साल पहले जब जरासंध श्री कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध ने अपनी मदद के लिए कश्मीर के राजा गौनंद को इनवाइट किया। कश्मीर के राजा गौनंद बलराम से युद्ध करते हैं और मारे जाते हैं, जिसके बाद गौनंद के पुत्र दामोदर श्री कृष्ण से बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं और उनके बीच में भी एक युद्ध होता है जिसमें श्री कृष्ण दामोदर का भी वध कर देते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में कोई राजा नहीं बचता है। हालांकि दामोदर की एक पत्नी थी जो गर्भवती थी और तभी श्री कृष्ण उन्हीं का राज सिंहासन पे राज तिलक करते हैं और ये घोषित करते हैं कि अब उनके ही पुत्र इस कश्मीर राज्य को रूल करते रहेंगे। और इसीलिए जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तब वो पुत्र बहुत कम उम्र का था, छोटा बच्चा था, और इसीलिए जहां पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजाओं को युद्ध के लिए बुलाया जाता है, कश्मीर के राजा को युद्ध के लिए नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो उस वक्त के कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन होता किसी बहुत ही छोटे उम्र के राजा को युद्ध के लिए बुलाना। और इसीलिए कश्मीर का कोई राजा महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेशन नहीं करता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमको ये बात पता चलती है कि महाभारत काल में कश्मीर गौनंद वंश के राजाओं के द्वारा रूल किया जाता रहा था। और साथ ही साथ हमको उस दौर की एक और कहानी मिलती है। ये कहानी होती है नाग वंश के संहार की। दोस्तों, राजा जन्मेजय, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, उनके पिता परीक्षित थे, परीक्षित के पिता अभिमन्यु थे, अभिमन्यु के पिता अर्जुन थे। तो राजा जन्मेजय उस नाते अर्जुन के ग्रेट ग्रैंड सन होते हैं और कश्मीर के नाग जाति के तक्षक राजा जन्मेजय परीक्षित को मार डालते हैं, जिसका बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय बड़ा आक्रमण कश्मीर के ऊपर करते हैं और कई नागों को पकड़कर दाह करते हैं। हर वो शहर जहां पे उन्होंने किसी नाग का दाह किया, वो शहर नागदाह के नाम से जाना गया। आज भारत में आपको ऐसे बहुत सारे शहर मिलेंगे जिनका नाम नागदाह होता है। वो ऐसे ही शहर हैं जहां पर किसी ने किसी नाग का दाह किया गया था। लेकिन बहुत लंबे वक्त तक इस तरह के दाह करने के बाद, नागों का वध करने के बाद, इस यज्ञ को राजा जन्मेजय रोक देते हैं और नागवंश बच जाता है। कश्मीर का इतिहास आगे बढ़ता है और कश्मीर का इतिहास आगे बढ़ते हुए पहुंचता है बौद्ध धर्म के दौर में। दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानों से होता हुआ बौद्ध मत, बौद्ध धर्म कश्मीर के पहाड़ों में आता है और कश्मीर के पहाड़ों में जहां पहले से ही शैव और वैष्णव परंपरा विद्यमान थी, वहां पर बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया जाता है। खुद नीलमत पुराण के अंदर गौतम बुद्ध को जगत गुरु की उपाधि दी गई है और हम ये भी जानते हैं कि इसी कश्मीर की जमीन पर कनिष्क नाम के सम्राट के द्वारा एक बौद्ध संघी थी, एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। और इस कश्मीर के अंदर से ये बौद्ध धर्म तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया जैसे अलग अलग इलाकों में फैला था। दोस्तों, कश्मीर एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर तो था ही सही, शारदा पीठ कश्मीर के अंदर था ही, जहां देश विदेश से लोग लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए आते थे। लेकिन अब कश्मीर के अंदर से बुद्धिज्म जैसी स्पिरिचुअल फिलॉसफी दुनिया में भी फैल रही थी। दोस्तों, ये कश्मीर के सुनहरे दौर है जहाँ कश्मीर एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था। और क्योंकि ये लर्निंग सेंटर हुआ करता था, इसीलिए बहुत सारे विद्वान भारत के अलग अलग इलाकों से कश्मीर में जाकर बस गए, जो आने वाले वक्त में कश्मीरी पंडितों के नाम से भी जाने गए। दोस्तों, इसके बाद कश्मीर के इतिहास में बात आती है महापराक्रमी सम्राट ललितादित्य की। ललितादित्य 8वीं शताब्दी ईस्वी यानी कि 8th सेंचुरी एडी में एक बड़े ही ताकतवर रूलर हुए थे। मिलिटरीली इनका कोई मुकाबला नहीं था। इनकी तारीफ चचनामा नाम के लिटरेचर में भी चचनामा के ऑथर ने करी है, जिन्होंने लिखा है
कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तो जीत लिया, लेकिन अगर वो कश्मीर के पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो राजा ललितादित्य उनको धूल चटा देंगे। इसी से साबित होता है कि ललितादित्य कितने पराक्रमी राजा रहे होंगे। राजतरंगिणी में ललितादित्य का इतिहास बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है और ये भी कहा गया है कि भारत के अलग अलग इलाकों में जाके उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करी, और वो एक ऐसा दौर था जब कश्मीर राज्य की सीमाएं कश्मीर से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैल गई थी। साथ ही साथ ललितादित्य की सेना ने दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत के भी कई राजाओं को पराजित किया था। इसी ललितादित्य राजा के करकोट वंश के कई राजाओं ने अरब इन्वेडर्स को भी भारत में आने से रोका था। खुद सम्राट ललितादित्य ने मोहम्मद बिन कासिम के बाद आए अरब इन्वेडर अल जुनैद को डिफीट किया था और उसे सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे तक ही लिमिट करके रखने में मदद करी थी। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा ग्लोरियस फेज रहा कश्मीर का, जहाँ पे कश्मीर का सक्सेसफुल डिफेंस भी हुआ और कश्मीर की सीमाएं कश्मीर से बाहर निकल कर भी फैली, और ये सब कुछ संभव हुआ महापराक्रमी राजा ललितादित्य के दौर में। दोस्तों, इसके बाद कश्मीर में ट्रांजिशन का फेज आता है। कश्मीर में एक नया मत, एक नई रिलीजियस फिलॉसफी इस्लाम की शामिल होती है, लेकिन इस्लाम के आने से पहले कुछ ट्रांजिशंस होते हैं। दरअसल होता यह है कि मंगोलों का हमला होता है 1320 एडी में कश्मीर के अंदर। मंगोल कश्मीर को जीत तो नहीं पाते, लेकिन वहां पे लूटपाट जरूर करते, और अंतिम कश्मीर के वंश, लोहारा वंश के राजा सुहादेव वहां से भाग जाते हैं। सुहादेव की ये कमजोरी थी, ये वीकनेस थी, वो एक वीक रूलर थे। वो मंगोल इन्वेजन का सामना करने की बजाय आज के कश्मीर के किश्तवाड़ की तरफ भाग जाते हैं, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती। इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के एक लद्दाखी चीफ्टन रिंछन कश्मीर के थ्रोन पर कब्जा कर लेते हैं और कश्मीर के मिनिस्टर रामचंद्र की हत्या करके उनकी बेटी कोटा रानी से विवाह कर लेते हैं। 3 साल तक रिंछन कश्मीर के इलाके को रूल करते रहे और उसके बाद उनकी भी हत्या हो जाती है, जिसके बाद कोटा रानी कई सालों तक कश्मीर को रूल करती है। लेकिन उसी कोटा रानी के एक कमांडर शाह मीर, जो कि सूफियों के इन्फ्लुएंस की वजह से इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे, उन्हें चैलेंज करते हैं। वो कोटा रानी को कहते हैं कि वो उनसे विवाह कर ले और कश्मीर के राज्य को उनके साथ बांट ले, लेकिन कोटा रानी ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से शाह मीर और कोटा रानी के बीच में युद्ध होते हैं, जिसमें कोटा रानी पराजित हो जाती है। कोटा रानी और उनके पुत्रों को जेल में, यानी कि उन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाता है और उसी इम्प्रिजनमेंट के अंदर उनकी हत्या भी हो जाती है, जिसके बाद कश्मीर में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है। मध्यकालीन युग में ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी कश्मीर में आती है, जिसे शाहमीर डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। 1342 से लेके 1561 के बीच में शाहमीर डायनेस्टी कश्मीर में रूल करती है। दोस्तों, इसके पहले रूलर और फाउंडर तो शाहमीर होते हैं, लेकिन इसका दूसरा रूलर सिकंदर शाह होता है, जो सिकंदर बुतशिकन के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर बड़ा ब्रूटल रूलर था। इसने इस्लाम को फैलाने के लिए निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं करनी शुरू करी और ये कश्मीरी पंडितों का होने वाला पहला जेनोसाइड था। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की हत्याएं करी गई। दोस्तों, ये कहा जाता है कि इन्होंने इतने कश्मीरी पंडितों को मारा था कि जब उन्होंने इन सारे मरे हुए पंडितों की जनेऊ इकट्ठी करी तो उन जनेवों का कुल मिला के वजन 37 किलो हो गया था। दोस्तों, एक जनेव का वजन कितना हो सकता है? 0.5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम। आप सोचो कितनी जनेव इकट्ठी करनी पड़ेगी कि उसका वजन 37 kg जाए। दोस्तों, लाखों शायद। तो हम ये समझ सकते हैं कि सिकंदर बुतशिकन के दौर में न जाने कितने मंदिर तोड़े गए, न जाने कितने लोगों की हत्या करी गई, और इसी के साथ ये शाहमीर वंश आगे बढ़ता रहा। लेकिन सिकंदर बुतशिकन के द्वारा दिए गए घावों के ऊपर कुछ मरहम लगाने का काम उसके बेटे जैनुल आबिदीन ने किया। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसने जजिया जैसे टैक्सेस हटा दिए, हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को कम कर दिया या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया अपने दौर के अंदर। हालांकि इस्लाम में कन्वर्जन को लेकर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा, लेकिन उसने इस्लाम में किसी को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स का यूज़ नहीं किया।
प्यार मोहब्बत या फिर बड़े बड़े लैंड ग्रांट्स देके वो इस्लाम में कन्वर्जन करता रहा, लेकिन फिर भी खून खराबे का दौर उसने बंद कर दिया था। इसलिए कश्मीर के इतिहास में ज़ैनुल आबिदीन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, शाहमीर डायनेस्टी के फॉल के बाद कश्मीर में चक डायनेस्टी का राइज होता है। चक भी कश्मीरी ही थे और इन्होंने ये शाहमीर डायनेस्टी के कमांडर्स हुआ करते थे। शाहमीर डायनेस्टी की कमजोरी की वजह से चकों ने उनकी जगह ले ली। चक कश्मीर के अंदर एक शिया मुसलमान वंश था। दोस्तों, ये वो दौर था जब दूसरी बार कश्मीर के अंदर जेनोसाइड होता है और चक डायनेस्टी के रूलर्स भी फोर्सिबल कन्वर्जन करने में पीछे नहीं होते। छोटा सा दौर था चक डायनेस्टी का, लेकिन ये छोटा सा दौर पंडितों के जेनोसाइड का दौर माना जाता है। इस चक डायनेस्टी से छुटकारा पाने के लिए कश्मीर के बहुत सारे मिनिस्टर्स और कमांडर्स ने मुगलों से मदद मांगी और मुगल एम्परर अकबर ने हामी भरी। मुगल एम्परर अकबर ने चक डायनेस्टी के रूलर यूसुफ शाह चक से 2 लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि लड़ाई लड़के सीधे तौर पे यूसुफ शाह चक को जब वो नहीं जीत पाए तो बातचीत के बहाने यूसुफ शाह चक को बुला के इन्होंने इम्प्रिजन कर लिया और फिर उसके बाद मुगलों ने कश्मीर को जीत लिया। एम्परर अकबर एक बार फिर सेक्युलरिज्म का और पीस का दौर कश्मीर में लेके आते हैं, जैसा कि कश्मीर में हमेशा से रहा था। लेकिन अकबर के एक सक्सेसर आते हैं जो औरंगजेब के नाम से जाने जाते हैं और औरंगजेब कश्मीर को फिर बुरे दिन दिखाते हैं। औरंगजेब का उद्देश्य भारत में इस्लाम को फैलाना था और उसकी शुरुआत वो कश्मीर से करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने कमांडर इफ्तिखार खान को ये आदेश दिए कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी, पर्टिकुलरली पंडित कम्युनिटी को कन्वर्ट किया जाए। और इस फोर्सिबल कन्वर्जन से परेशान होकर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू पंडित वहाँ से पलायन करके, माइग्रेशन करके पंजाब की तरफ आते हैं। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर उन पंडितों को कहते हैं कि इफ्तिखार खान से कहो कि गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाए। अगर वो ऐसा करके दिखा देगा तो हम सब कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद शुरू होती है गुरु तेग बहादुर को दी जाने वाली यातनाएं। गुरु तेग बहादुर के एक एक जोड़ को काटा जाता है इस उम्मीद में कि दर्द को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की बात को मान लेंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर मेडिटेशन की स्टेट में जाके अपने शरीर के ऊपर दिए जाने वाले हर घाव को सहन करते हैं। अंत में उनकी गर्दन काट दी जाती है, लेकिन वो औरंगजेब के फोर्सिबल कन्वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह से गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों के ऊपर आए हुए एक प्रलय की दिशा को अपनी तरफ मोड़कर अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं। दोस्तों, इसके बाद मुगलों के चंगुल कश्मीर औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स का पकड़ कश्मीर से कमज़ोर पड़ने लगती है और यहीं पर कश्मीरी एक बड़ी गलती कर देते हैं। कश्मीरी मिनिस्टर्स और कमांडर्स कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए मुगलों के चंगुल से अफगानों की मदद लेते। अफगान आते तो हैं मुगलों से कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन अफगानों ने कश्मीर को इतना बुरा दौर दिखाया जितना बुरा दौर कश्मीर ने कभी भी नहीं देखा था। यह अफगानों का ही दौर था जहाँ पे कश्मीरी पंडितों का 4था और 5वां जेनोसाइड हुआ था। और इसी वक्त पोट महाराजा नाम की एक रस्म चालू हुई थी, क्योंकि अक्सर अफगान कश्मीरी पंडितों की बारातों के ऊपर हमला करके उनके दूल्हों को मार दिया करते थे। और इसीलिए इन बारातों के अंदर एक लड़का चलता था जो डिस्गाइज्ड होता था दूल्हे की तरह, जिसे पोट महाराजा बोलते थे। कश्मीरी पंडितों के अंदर ये प्रथा लंबे समय तक चलती रही और ये प्रथा की शुरुआत इसलिए हुई थी कि अगर अफगान दूल्हे को मारने के लिए आते हैं तो दूल्हे की जगह पोट महाराजा को रख दिया जाएगा और पोट महाराजा अपना बलिदान दे देगा, लेकिन दूल्हा किसी तरह से अपनी जान बचा लेगा। तो ये जो प्रथा कश्मीरी पंडितों के अंदर चलती आई, इसकी उत्पत्ति अफगानों से दूल्हे को बचाने के लिए की गई थी और ये सबसे बुरा फेज था जो कश्मीर के इतिहास में देखा गया। ना इसके बाद इससे बुरा फेज हुआ, ना इससे पहले इससे बुरा फेज हुआ था। जितना परसिक्यूशन कश्मीर के अंदर इन जनरल सभी का हुआ, इन पर्टिकुलर पंडित्स का हुआ। अफगान डिस्टिंग्विश नहीं करते थे वैसे, अफगानों ने सबको मारा। अफगानों ने वहाँ के शिया मुस्लिम्स को भी मारा, वहाँ के सुन्नी मुस्लिम्स को भी मारा और पंडितों के ऊपर तो ख़ास तौर पे फ्यूरी आके गिरती थी अफगानों की। तो अफगानों ने सारे कश्मीरियों को इतना बुरा दौर दिखाया जितना बुरा दौर उन्होंने कभी भी नहीं देखा था।
दोस्तों इसके बाद कश्मीर में एक बार फिर शांति का दौर आता है, जब महाराजा रंजीत सिंह के कमांडर गुलाब सिंह और गुलाब सिंह के कमांडर जोरावर सिंह कहलूरिया कश्मीर के इलाके को जीत लेते हैं। वहां पे अफगानों के खिलाफ युद्ध करके अफगानों को कश्मीर से बाहर खदेड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा जोरावर सिंह कहलूरिया का नाम। ये एक ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने आज जो हमें कश्मीर का नक्शा दिखाई देता है वो पूरा इलाका जीत के दिया। दोस्तों जो आज कश्मीर का हम नक्शा देखते हैं ना, वो नक्शा कभी भी उतना बड़ा नक्शा नहीं रहा किसी भी राजा के दौर में। ये पूरा इलाका जीतने का काम किया जोरावर सिंह कहलूरिया ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक डोगरा राजपूत थे। और गुलाब सिंह के लिए उन्होंने लद्दाख को जीता, साक्षगम वैली को जीता, गिलगिट बाल्टिस्तान को जीता, वैली को जीता, जम्मू रीजन को जीता और जीतते जीतते चित्राल तक के इलाकों तक पहुंच गए जो अब पाकिस्तान के अंदर शामिल है। और इस तरह जो कश्मीर आज हम नक्शे में देखते हैं वो एग्जिस्टेंस में आता है। और सिख रूल यहाँ पर एक बार फिर पीस को इस्टेब्लिश करता है, रिलीजियस परसिक्यूशन को ख़त्म करता है। सिखों की हार 1848 में अंग्रेज़ों के हाथों होती है, जिसके बाद कश्मीर के राजा डोगरा राजपूत बन जाते हैं और डोगराओं के शासनकाल में फिर 100 सालों तक कश्मीर के अंदर कोई नरसंहार नहीं होता है और शांति स्थापित होती है। उसके बाद एक और डेडली दौर आता है और ये दौर आता है 1947 में, जब भारत के कई प्रिंसली स्टेट्स या तो भारत के साथ जुड़ रहे थे या पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे थे। ऐसे में कश्मीर के महाराजा फैसला लेने में देर कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमला करने में देर नहीं करता है। पाकिस्तान के वही अफगान कबायली जो कुछ 100 साल पहले कश्मीर को एक बुरा दौर दिखा चुके थे, उन्हीं के डिसेंडेंट्स एक बार फिर कश्मीर को लूटने खसोटने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुजफ्फराबाद, बारामूला, उड़ी, कोटली, मीरपुर, राजौरी और ऐसे कई टाउन्स इन कबायली रेडर्स के द्वारा लूटे जाते हैं। हजारों सैकड़ों की तादाद में ट्रकों को भर के औरतों, बच्चों और लूट के माल को पाकिस्तान के रावलपिंडी की तरफ भेजा जाता है। ये छठी बार था जब कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हो रहा था और इस बार भी इंडिस्क्रिमिनेटली सभी का जेनोसाइड होता है। दोस्तों इस वक्त भारतीय सेना कश्मीर के अंदर दाखिल होती है और इन कबायलियों को मुंहतोड़ जवाब देकर इनको पीछे खदेड़ना शुरू करती है और कश्मीर की वैली से इनको बाहर निकाल कर ही दम लेती है और इस तरह कश्मीर को बचा लिया जाता है। कश्मीर भारत की सरकार के अधीन आ जाता है, कश्मीर भारत में एक्सीड हो जाता है और एक बार फिर कश्मीर में खुशहाली का दौर आता है। कश्मीर में फिर टूरिज्म डेवलप होता है, कश्मीर में फिर फिल्मों की शूटिंग्स शुरू होती है और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री लगभग कश्मीर में शिफ्ट होने वाली थी। और इसी वक्त एक बार फिर लंबी कश्मीर की खुशियों को जब पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठनों के द्वारा देखा नहीं गया तो उन्होंने 1990 में कश्मीर में फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू किया। जब अफगानिस्तान से रूस की सेनाएं वापस लौटी तो फ्री हो गए मुजाहिदीनों को कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया पाकिस्तान ने और बड़ी संख्या में ये फॉरेन टेररिस्ट्स कश्मीर में घुस के एक बार फिर हैवॉक क्रिएट करते हैं और 7वीं बार कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर जेनोसाइड किया जाता है। कश्मीरी पंडित्स की बड़ी पॉपुलेशन को वहाँ से निकलकर भारत के अलग अलग हिस्सों में मजबूरन बसना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय सेना कमांड संभालती है और इन फॉरेन टेररिस्ट्स को एलिमिनेट करती है। साथ ही साथ भारतीय सेना कश्मीर के आम लोगों को भारत के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए रिहैबिलिटेटरी प्रोग्राम्स चलाती है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उनको नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान हेल्प प्रोवाइड करती है, रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करती है, उनकी एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोलती है और भी कई तरीके से वहाँ पे कश्मीर के आम नागरिकों की मदद भारतीय सेना करती है और कश्मीर को एक बार फिर शांति वाले स्टेट में, पीस वाले स्टेट में लेकर आती है। और यहाँ पे पाकिस्तान एक बार फिर एक हिमाकत करता है और उसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। कारगिल वॉर में पाकिस्तान का प्लान क्या था? दोस्तों पाकिस्तान का प्लान ये था कि कारगिल से लेकर बटालिक सेक्टर के बीच में कई ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 1
जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था उसके ऊपर फायरिंग की जाए, जिससे श्रीनगर और लेह का संपर्क टूट जाए। एक बार लेह का संपर्क श्रीनगर से टूटा तो लेह तक सप्लाईज नहीं आ पाएंगी, लेह तक सप्लाईज नहीं आ पाएंगी तो नॉर्थ में सियाचिन की तरफ भी सप्लाईज नहीं जा पाएगी। इस तरह भारत के हाथ से सियाचिन और लेह के हिस्से निकल सकते। और इसका जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके दिया, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा कब्जा की गई सारी चोटियों को छुड़ा लिया और एक बार फिर वहां पर भारतीय सेना की पकड़ बन गई। पाकिस्तान के मंसूबे कश्मीर को लेकर एक बार फिर फेल हो गए। दोस्तों, हमने महाभारत काल से लेकर कारगिल के युद्ध तक कश्मीर का इतिहास एक नटशेल में जाना और हमने देखा कि कश्मीर को जीतने के लिए कई विदेशी शक्तियों ने कई बार कई कोशिशें करी और हर बार जब वो कामयाब हुए उसकी सबसे ज़्यादा फ्यूरी कश्मीर के लोगों के ऊपर टूट कर पड़ी। दोस्तों, इस इतिहास से ये भी समझ में आ जाता है कि कश्मीर हमेशा से ही भारत का इंटीग्रल हिस्सा रहा था और हमेशा रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी लोग, चाहे वो हिंदू पंडित हो या वहाँ के मुस्लिम्स हो, उनको जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जल्द ही आर्टिकल 370 के ख़त्म हो जाने की वजह से अब चीज़ें वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएंगी और कश्मीर की घाटी में एक बार फिर वही प्रॉस्पेरिटी आएगी जो कि हज़ारों साल पहले थी। एक बार फिर कश्मीर वो लर्निंग का सेंटर बनेगा जो कि वो 1000 साल पहले था। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।